गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे थे पाठ 7 ब्रिटिश शासन और शिक्षा, जिसमें हमने देखा कि जब 1835 ईस्वी में आधुनिक शिक्षा प्रणाली लागू की गई भारत में, तो इस शिक्षा नीति में 1854 ईस्वी में एक बड़ा बदलाव किया गया। 1835 ईस्वी तो लागू हो गई, उसमें खर्च करने की बात कही गई, लेकिन 1854 ईस्वी में एक इसमें बड़ा बदलाव किया गया और इसमें तय किया गया कि इस क्षेत्र में सभी प्रयास आधुनिक शिक्षा के लिए ही किया जाएगा, यानी आधुनिक शिक्षा को ही प्राथमिकता दी जाएगी। 1854 में इसे और व्यवस्थित किया गया, इसे और मजबूत बनाया गया शिक्षा प्रणाली को। इस वर्ष इंग्लैंड से अंग्रेज प्रशासकों द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार के नाम से, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ सरकार के नाम से एक पत्र भेजी, जिसको हम कहते हैं वुड्स डिस्पैच। वुड्स डिस्पैच एक नीति संबंधी पत्र था। वुड्स डिस्पैच इस साल उन्होंने भेजा था। अंग्रेजी सरकार ने वहां की ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम, यहाँ की सरकार के नाम भेजा था। और इस नीति में जो भी भारतीय शिक्षा की रूपरेखा थी, उस सब उसमें लिखित रूप में थी कि किस तरह से भारत में शिक्षा को व्यवस्थित किया जाएगा। और लोगों का, वहां के लोगों का, अंग्रेजों का यह मानना था कि भारत की जो लोग हैं उनकी जीवन शैली यूरोपीय लोगों की तरह हो जाए। हालांकि उनके पीछे एक सोच थी कि अगर हमारी बातों को, हमारी रहन सहन को अगर भारतीय लोग जानते हैं तो यहाँ पर शासन करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। 1854 की नीति का अलग महत्व था। इसी से भारत में आधुनिक शिक्षा के ढांचे का निर्माण हुआ, आधुनिक शिक्षा की शुरुआत हुई। और इसमें प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक एक ही नियम बनाया गया, यानी प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक एक ही प्रकार के नियम बनाया गया। शिक्षा संबंधी सारे मामलों पर नियंत्रण जो था वो सरकार के पास चला गया, यानी शिक्षा संबंधी जितने भी मामले थे उस पर सबका नियंत्रण सरकार के हाथों में हो गया। भारत की प्राथमिक जो शिक्षा थी वो वही की वही रह गई, इसमें कोई ज्यादा बदलाव नहीं किया गया। जो माध्यम था वो हिंदी, फारसी जो भी था वही रह गया, लेकिन उच्च शिक्षा का जो था उसका माध्यम आपको अंग्रेजी बनाया गया, यानी अंग्रेजी में ही वहां पर शिक्षा लेनी होती थी। इसके लिए, उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने विश्वविद्यालयों को भी स्थापित किया। 1857 में 3 विश्वविद्यालय यहाँ बनाए गए, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में। यानी उस समय 1857 में यहाँ पर 3 विश्वविद्यालय, 3 यूनिवर्सिटी बनाए गए, जो थे आपको कलकत्ता, मुंबई और मद्रास। जिला स्तर पर हाई स्कूल के प्रयास किए गए, निजी स्तर पर भी विद्यालयों की स्थापना की गई और जिसका संचालन किसी खास अनुमति पर मिली। कुल मिलाकर आप जो आज शिक्षा देख रहे हैं वो उसी शिक्षा की देन है, यानी उसी के आधार पर हम आज भी नई शिक्षा को देख रहे हैं। और जिस प्रकार पाठ्यक्रम और पढ़ने का तौर तरीका आज है, वो 1854 के बाद से ही अस्तित्व में आया। 1854 से ही बाद में लोगों ने अपनाया और उसी शिक्षा प्रणाली के स्वरूप के आधार पर हम आगे की शिक्षा प्रणाली लागू करते हैं। 1830 ईस्वी में 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से एक ईसाई प्रचारक, उनका नाम था विलियम एडम, वो ईसाई प्रचारक थे, ईसाइयों के प्रचारक थे। वो बंगाल और बिहार के दौरा किया उन्होंने, बिहार और बंगाल दोनों राज्यों का उन्होंने दौरा किया। हालांकि अंग्रेजों ने उनको एक रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा था कि इस क्षेत्र में आप दौरा कीजिए और शिक्षा की क्या रिपोर्ट है वो आपको हमको दीजिए। और एडम ने रिपोर्ट सौंपा था। एडम ने कह पाया कि बिहार और बंगाल मिलाकर इन राज्यों में 1 लाख से अधिक पाठशालाएं थी और उसमें हर पाठशाला में आपको 20 बच्चे से अधिक नहीं थे, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर सब मिलाकर 20 लाख बच्चे पढ़ाई करते थे। और ये पाठशालाएं आपको संपन्न लोगों, जो पैसे थे या स्थानीय जो समुदाय था, उसके आधार पर ये पाठशालाएं चलाई जाती थी, या कहीं कहीं सीधे गुरुओं के द्वारा ही वो गुरुकुल या पाठशाला चलाई जाती थी।
शिक्षा का जो स्तर था वो लचीला था, यानी आप आजकल जो शिक्षा से आप लोग सुन सकते हैं कि जो आजकल शिक्षा में जो मिलता है उम्मीद है, उसमें से कुछ शिक्षा में उस समय भी मौजूद था, उसमें से कुछ स्थितियां उस समय भी मौजूद थी। बच्चों के लिए कोई फीस नहीं थी, छपी हुई किताबें नहीं थी, पाठशाला की इमारतें नहीं होती थी, ब्लैक बोर्ड नहीं होते थे, उसके बाद कुर्सियां, बेंच ये सब नहीं होती थी, डेस्क नहीं होते थे, हाजिरी लेने का, अटेंडेंस लेने का कोई इंतजाम नहीं था। बहुत सारे गांव की पाठशालाएं आपको बरगद के छांव के नीचे चलती थी, कुछ पाठशालाएं आपको मंदिरों के या स्थानीय किसी के घर में गुरु ही वहां पर बैठ के शिक्षा दे देते थे और वहां पढ़ाया जाता था। बच्चों की फीस उनके माँ बाप के आपको आमदनी पर तय थी, यानी जो गरीब थे उनका फीस कम था, जो अमीर थे उनका फीस अधिक था। शिक्षा मौखिक होती थी, मुंह से बोलकर ही शिक्षा होती थी, क्योंकि ब्लैक बोर्ड इस तरह के था नहीं, किताब कॉपी। मुख से बोलकर क्या बोलना है, क्या पढ़ना है, ये विद्यार्थियों से जानकर गुरु ही तय करते थे कि क्या पढ़ाना है, क्या पढ़ना है। सभी क्लास के बच्चे, सभी तरह के बच्चे एक ही जगह बैठते थे, अलग अलग बैठाने की उनकी कोई व्यवस्था नहीं थी। अगर अलग अलग कक्षा के विद्यार्थी हैं तो गुरु से अलग अलग मिलकर अपना बात कर सकते थे और उसकी जानकारी दे सकते थे। एडम ने यह पाया कि लचीली जो व्यवस्था थी स्थानीय, वो आवश्यकता जो थी वो स्थानीय आवश्यकताओं के अनुकूल थी, यानी उस समय की जो परिस्थिति थी उसके अनुसार उस समय की शिक्षा थी। जैसे फसलों की जब कटाई होती थी भारत में, तो उस समय पाठशालाओं को बंद कर दिया जाता था, क्योंकि पाठशालाओं में आने वाले बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो अपने घर के लोगों के साथ वो खेतों में जाकर फसलों को काटते थे, फसलों को लगाते थे, तो उस समय पाठशालाएं बंद कर दी जाती थी। और जब फसल की कटाई हो जाती थी तो फिर पाठशालाएं खोल दी जाती थी और अनाज तैयार जाने के बाद दोबारा फिर पाठशालाएं शुरू होती थी, दोबारा शिक्षा शुरू रहती थी। इसका एक परिणाम था कि छोटे काश्तकार जो थे, साधारण बच्चे जो थे, साधारण गरीब के बच्चे जो थे, वो भी पढ़ाई कर सकते थे, यानी उनको भी काम के समय ये नहीं टेंशन था कि स्कूल हमको जाना है, स्कूल कॉलेज पाठशालाएं बंद कर जाती थी, वो लोग अपना कटाई कर लेते थे। तो ये था उस समय का शिक्षा। एडम की रिपोर्ट में इस तरह की बातें अंग्रेजी सरकार को उन्होंने सौंपी और फिर अंग्रेजी सरकार ने उसके खिलाफ से, उसके हिसाब से अलग अलग नियम बनाए, अलग अलग कानून बनाए शिक्षा में सुधार के लिए। इन सारे नियमों को, कानून को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, कौन सारे ऐसे नियम बनाए शिक्षा में सुधार के लिए, इसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोग इसको अच्छी तरह से किताब के माध्यम से भी समझ सकते हैं वीडियो देखकर। अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।